हिस्ट्री ऑफ 6th सेंचुरी BC ये टॉपिक है। इंडियन हिस्ट्री में ना सबसे रिवोल्यूशनरी एरा है ये। जैसे अगर हम पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड को समझें तो हमने देखा कि हमने नियोलिथिक एरा में एक बहुत रिवोल्यूशनरी काम स्टार्ट किया। वो क्या था? मानव के जीवन में होने वाली अगर सबसे बड़ी कुछ घटनाओं को हमें लिस्ट करना हो तो आपको क्या लगता है, अगर हम आपसे पूछें कि ह्यूमन ओरिजिन से लेकर आज तक 5 ऐसी घटनाएं बताएं जिन्होंने मानव जीवन को सबसे गहरे से प्रभावित किया, तो आप क्या बताएंगे? क्या समझ है आपकी इस बारे में? बोलिए। जो कुछ भी आप पढ़े हैं अभी तक, साइंस पढ़े होंगे, इकोनॉमी पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, मतलब हमारी क्लास में नहीं, इसके अलावा अपने जीवन में जो कुछ भी पढ़े हैं उनसे जो आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि मानव सभ्यता के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कौन से 5 काम हैं? आप 3 ही बताइए। ठीक है। नहीं, टूल्स तो हाँ ठीक है, मतलब आप ना उसको उसको बोलिए ना इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, क्योंकि यूज ऑफ टूल्स को आप अलग से नहीं जोड़ सकते ना। क्योंकि मैंने कल क्या बताया था कि अगर आपके हाथ फ्री नहीं हुए होते तो दिमाग ने कभी ये सोचा ही नहीं होता कि हमें चलने और प्रकृति में उपलब्ध चीजों के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। आपके पैर, अभी हम जब ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो दूसरी स्टेज में जब आप आए तो इरेक्ट स्टेज में आए ना, ये हाथ आपके थोड़ा फ्री हुए। जैसे ही थोड़ा फ्री हुए दूसरा ह्यूमन जो आया, पहला ह्यूमन कौन था? रामापिथेकस था। वो नहीं यूज करता था पत्थर वत्थर, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस पत्थर वगैरह यूज करने लगा था। तो वो तो समझ लो कि पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है। और फिर उस इवोल्यूशन के प्रोसेस में जो जो चीजें आपको मिलती गई, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपने पहले पत्थरों का प्रयोग किया, फिर आपको उससे कठोर धातुएं मिली तो आपने उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो हम ये नहीं मानेंगे कि लोहे की खोज बहुत क्रांतिकारी बदलाव ले आया, हालांकि ले आया, लेकिन वो उसी प्रोसेस का हिस्सा था। मनुष्य ने अपने एफर्ट से क्या चेंजेस लाए, अगर हम आपसे वो पूछें तो आप क्या कहेंगे? फार्मिंग सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन रहा, जिसके कारण से मानव को प्रकृति पर निर्भरता जो थी, या प्रकृति से दिए गए रिसोर्सेज पर जो निर्भरता थी उसको उसने कम किया। तो उसके जीवन का बहुत रिवोल्यूशनरी काम था नियोलिथिक एरा में फार्मिंग स्टार्ट करना। फिर डिस्कवरी ऑफ व्हील, एकदम उसने क्रांति ला दी, गति ले आ दी। और ना सिर्फ डिस्कवरी ऑफ व्हील हुआ तो डिस्कवरी ऑफ व्हील नहीं हुआ, पहले डिस्कवरी ऑफ वाटर हुआ, है ना। पहले वो बना, फिर उसी को, जैसे स्पोक व्हील्स, आर्यों से पहले दुनिया में स्पोक व्हील, या भारत में, हम दुनिया में नहीं कहेंगे, पर भारत में स्पोक व्हील्स चलन में नहीं थे। स्पोक व्हील मतलब जिनमें तीली लगी होती है। पहले पहले कैसे भारत में पहिए कैसे यूज किए जाते थे? भरतू वाले पहिए, भरतू समझते? ठोस पहिए, पूरा भरा रहता था। और ठोस पहिए की गतिशीलता और स्पोक व्हील्स की गतिशीलता, दोनों की स्पीड लेने की क्षमता अलग अलग होती है। स्पोक व्हील की ज्यादा होती है। आर्यंस इसीलिए भारत में जीत पाए क्योंकि उनके पास बड़े रथ थे, और जो स्पोक वाले व्हील से चलते थे बहुत तेज दौड़ते थे। वो 7-7, 8-8 घोड़े लगाए जाते थे। आपने महाभारत का दृश्य देखा होगा। महाभारत लेटर वैदिक एज की घटना है जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? तो व्हील्स का विकास कर लेना ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। लिखने की कला विकसित करना तीसरी सबसे बड़ी घटना थी। चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगर अगर वो छोटे लेवल और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो 15th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और रेनेसा,
है ना। रेनेसा नहीं होता तो हम सब कोई यहाँ नहीं बैठा होता, और इस तरह का कपड़ा और इस तरह की सोच, इस तरह के विचार, जो कुछ भी हमारे जीवन में ये बहुत डीप रूटेड चेंजेज आए हैं, इनके इनकी जड़ में कहीं ना कहीं रेनेसा है। तो रेनेसा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पहिए का यूज, खेती करना, ये सब मानव जीवन के वो घटनाएं हैं जिन्होंने संपूर्ण मानवता को प्रभावित किया, एक पर्टिकुलर जगह को नहीं प्रभावित किया, पूरी मानवता को प्रभावित किया। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर हमें 6 सेंचुरी बीसी तक पहुंचना, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 6 सेंचुरी बीसी भारतीय इतिहास में बहुत रिवोल्यूशनरी पीरियड है, बहुत क्रांतिकारी समय है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे और 6 सेंचुरी तक जाएं तो इसने ऐसा क्या रिवॉल्यूशन किया? तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले नियोलिथिक एरा में फार्मिंग स्टार्ट हुआ। नियोलिथिक एरा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीक आवर्स के बीच में, तब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीक कब आता है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर कब पहुंचती है? मैच्योर स्टेज में कब, मतलब टाइम पूछ रहा हूं मैं। लगभग अप्रोक्सीमेटली 2500 से लेकर 2000 बीसी के बीच में 500 साल का जो पीरियड था वो सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। और वो किस पर आधारित थी? इकोनॉमिक सरप्लस पर आधारित थी। इकोनॉमी किस स्टेज में थी? सरप्लस स्टेज में थी। तो इकोनॉमिक सरप्लस, और जब इकोनॉमिक सरप्लस होता है तो ये बहुत सारे नए चेंजेस करता है। उसने उस समय किया भी। इकोनॉमिक सरप्लस ने शहर बसाए, इकोनॉमिक सरप्लस ने देश दुनिया के साथ आपके व्यापारिक संबंध निर्मित किए, बहुत अच्छी अच्छी कलात्मकता विकसित की। कल हम लोग बात कर रहे थे कि 150 तरह के हेयर स्टाइल लोग फॉलो करते थे, सब तरह के कॉस्मेटिक लोग यूज करते थे, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते थे, विशाल भवनों का निर्माण करते थे, जलाशयों का निर्माण करते थे, बड़े ऊंचे ऊंचे बांध बनाते थे, सब चीजें उनकी बहुत विकसित थी। लेकिन अचानक से फिर क्या हुआ? यह सभ्यता का पतन हो गया। इस सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसको हम आर्यन कल्चर कहते हैं या वैदिक कल्चर। आर्यों ने जो सभ्यता विकसित करी वो कैसी थी? आर्यों ने जो भारत में सिविलाइजेशन डेवलप किया वो बाय नेचर कैसा सिविलाइजेशन था? क्या सरप्लस इकोनॉमी था या सर्वाइवल इकोनॉमी था? उनका इकोनॉमी सर्वाइवल था। वो इकोनॉमी में क्या करते थे? इकोनॉमी चलाने के लिए वो कैटल रेयरिंग करते थे और काम चलाऊ खेती करते थे। जैसे जो ऋग्वैदिक एज के आर्य थे, मतलब 1000 से 500 बीसी के बीच में खेती फिर गायब हो गई भारत से, जबकि ये वाली 1000 से 1500 से 1000 के बीच में फिर से फार्मिंग गायब हो गई। जबकि ये फार्मिंग एक बार ऐसा हुआ था कि सरप्लस स्टेज पे चल रही थी, बहुत बढ़िया खेती हो रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ही खेत में 2 फसलें एक साथ उगाने के एविडेंस हैं, प्रॉपरली जुते हुए खेतों के साक्ष्य हैं, सिंचाई के लिए सही व्यवस्था का एविडेंस है, सिंचाई का पूरी प्रॉपर व्यवस्था थी। कम से कम 23 तरह की फसलों के बारे में जानकारी मिलती है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे उगाई जाती थी। जौ की ही कम से कम 6-7 प्रजातियां मिली हैं, गेहूं की अलग अलग प्रजातियां, मटर, सरसों, चना, इन सब के एविडेंस मिले हैं, चावल, इन सब के एविडेंस मिले हैं। तो इन सब चीज़ों की खेती बहुत प्रॉपर मैनर में हो रही थी। लेकिन ऐसा हुआ होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कारण ये सारे वैल्यूज खो गए होंगे और फिर से हम कहाँ चले गए? सर्वाइवल इकोनॉमी पे, फिर से नोमैडिक लाइफ में आ गए। नोमैडिक लाइफ में क्यों आए? क्योंकि आर्य नोमैडिक थे, घोड़ों पे चढ़ के या रथ में चढ़ के एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, युद्ध करना उनका मुख्य व्यवसाय था। लेकिन लेटर वैदिक एज तक जाते जाते क्या हुआ? मतलब कि हम बोलें कि 1000 से 600 बीसी के बीच में क्या हुआ? फिर से आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया। आर्यों का जब आगमन हुआ मिड गंगेटिक वैली में, मिड गंगेटिक वैली बोले तो हाँ, मतलब ईस्टर्न यूपी और बिहार। जैसे हम गंगेटिक वैली को 3 हिस्सों में बांटते हैं ना, ऐसे गंगा निकल रही है, ऐसे यमुना निकल रही है, लगभग बराबर ऊंचाई से निकलती हैं दोनों, है ना। तो ये यहाँ तक, जहां तक यमुना मिल नहीं जाती, मतलब इलाहाबाद से पश्चिम तक, ये क्या है? अपर गंगेटिक वैली है। ये भी बहुत उपजाऊ हिस्सा है भारत का।
और ये वाला भी बहुत उपजाऊ हिस्सा है क्योंकि हिमालय से निकलने वाली और बहुत सारी नदियां भी आकर इस क्षेत्र में दोआब बनाती हैं। तो आप समझते हैं, यहाँ दो नदियां मिलती हैं, उसके बीच का क्षेत्र उन्हीं नदियों द्वारा ऊंचाई से लाई गई मिट्टी के डिपोजिशन से बनता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनता है, जिसके कारण से बहुत फर्टाइल लैंड बन जाता है। तो आर्यों का जब आगमन इस हिस्से में हुआ तो उन्होंने फर्टाइल लैंड पाई, और दूसरी बात यह कि उनको भी लगा होगा कि जनसंख्या बढ़ी होगी और सर्वाइवल इकोनॉमी से भरण पोषण संभव नहीं हो पाया होगा। तो सर्वाइवल इकोनॉमी से भरण पोषण संभव नहीं हो पाया तो कैसी इकोनॉमी की ओर जाना होगा? सरप्लस इकोनॉमी की ओर। सरप्लस इकोनॉमी की ओर जाने का मतलब क्या है कि खेती को अच्छे से करना होगा। तो 1500 से 600 बीसी के बीच में फिर से अच्छे से खेती होने लगी, और अच्छे से खेती होगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक सरप्लस बढ़ेगा, और इकोनॉमिक सरप्लस क्या करेगा? नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाएगा, जैसा कि कल हम लोगों ने बात करी थी। तो 600 बीसी में फिर से नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, जिसके कारण से फिर से बड़े बड़े नगरों का विकास होने लगेगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ था, अब की बार उज्जैन बनेगा, माहिष्मती बनेगा, पटना बनेगा, वाराणसी बनेगा, अयोध्या बनेगा। ये सब नगर 600 बीसी के आसपास के डेवलप हुए सिटीज हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की दूसरी नगरीय क्रांति हुई। क्यों ऐसे बड़े बड़े शहर अस्तित्व में आए? ड्यू टू इकोनॉमिक सरप्लस। एग्रीकल्चरल सरप्लस। एग्रीकल्चरल सरप्लस क्या करेगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाएगा, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा जहां होंगी उस जगह को हम क्या कहेंगे? शहर कहेंगे। तो नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने वाले इकोनॉमिक सेंटर्स को ही तो हम शहर कहते हैं ना। तो 6th सेंचुरी बीसी बहुत रिवोल्यूशनरी रही, सिर्फ इसलिए नहीं कि नगरीकरण हुआ, इसलिए कि आपकी इकोनॉमी सरप्लस में आई और बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज की शुरुआत हुई, और ये बहुत रिवॉल्यूशन लेके आएगा। जैसे ऐसा हुआ ना कि लोगों के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। आप ध्यान दीजिए कि 6th सेंचुरी बीसी में ही बुद्धिज्म क्यों डेवलप हुआ। इसी समय महात्मा बुद्ध आएंगे, इसी समय महावीर आएंगे, इसी समय चारवाक आएंगे, इसी समय 63 रिलीजियस स्कूल्स डेवलप होंगे, और सारे रिलीजियस स्कूल्स उन्हीं क्षेत्रों में डेवलप होंगे जहां पर इकोनॉमी बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है। जैसे कोई घर से भीख मांगने कब निकलेगा? घर से भीख मांगने निकलने के लिए पहली शर्त क्या है? कि लोगों के पास भीख देने के लिए है। नहीं, हमको पता है कि हम भीख मांगेंगे तो हमको मिल जाएगा। क्या ये हिम्मत कोई न्योलिथिक एरा में भी कर सकता था? पेलियोलिथिक एरा में कोई कर सकता था मैं भीख मांग के खा लूं? कतई पॉसिबल नहीं था। 6th सेंचुरी बीसी में प्रोडक्शन लेवल बढ़ा। कैसे? वो महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े संघ चला करते थे, कैसे तरह तरह के बिहार उनको बनवा के लोग दान में दे दिया करते थे, और उन बिहारों में वो रहते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब दान पे चलती थी। इतना सरप्लस कहाँ से आया होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्रीकल्चर मजबूत ना रहा हुआ हो। और इस सरप्लस ने ना बहुत चेंजेस किए लाइफ में। इस सरप्लस ने क्या किया? रिलीजियस रिवॉल्यूशन को बढ़ाया, धार्मिक क्रांति हुई, महात्मा बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए। मतलब ये दो नाम ऐसे हैं जो बाद में भी कंटिन्यू कर गए। बाकी तो बहुत सारे आए, 63 रिलीजियस स्कूल्स उस समय आए, जिनमें से ज्यादातर समाप्त हो गए, लेकिन ये दोनों अपनी रेलिवेंसी के कारण आज भी बने हुए हैं। जैन तो लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन बुद्धिज्म किसी न किसी रूप में अभी भी जिंदा बचा हुआ है। भारत में भी है, भारत के बाहर भी है। तो रिलीजियस रिवॉल्यूशन क्यों संभव हो पाया? क्योंकि जो धर्म विकसित किया गया था वैदिक पीरियड में, जो धर्म विकसित किया गया था वैदिक कल्चर के द्वारा, वो धर्म कैसा था? कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि इकोनॉमी चेंज होती है तो सब कुछ बदल जाता है। इकोनॉमी इस दुनिया का सबसे बड़ा समझ लीजिए कि मोटिवेटर है, या समझ लीजिए कि सबसे सबसे डिसिसिव एलिमेंट है सोशल चेंज के लिए, इकोनॉमिक चेंज के लिए, पॉलिटिकल चेंज के लिए। इकोनॉमी चेंज होगी सब चेंज होगा।
और ये पीरियड कैसा है? इकोनॉमी चेंज हुई है, और इकोनॉमी चेंज हुई है तो जो पुराना रिलीजन है वो नए इकोनॉमिक स्टेटस को एक तरह से समझ लो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे पुराना वाला कैसा था, तरह तरह के यज्ञ, तरह तरह की बलियां, बहुत यज्ञ प्रधान धर्म था ना वैदिक धर्म। जैसे आपको 16 संस्कार करने हैं, और 16 संस्कार कहाँ से शुरू होते हैं? गर्भ में आने से शुरू हो जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार ऐसे थे जो बच्चा पेट में रहता था जब ही हो जाते थे। चौथा संस्कार होता था जात कर्म, जब बच्चे का जन्म होता था। फिर उसका गृह निष्क्रमण, फिर चूड़ाकरण, फिर कर्ण वेधन, फिर यज्ञोपवीत, फिर विद्यारंभ, फिर वेदारंभ, फिर उपनयन, दुनिया जहान के संस्कार। मतलब जीवन कैसे बीतता था कि अब एक संस्कार किया, अब अगले संस्कार के लिए सामग्री जुटाओ तो हो। अच्छा, संस्कार करोगे तो पंडित जी आएंगे, पंडित जी आएंगे पूजा करेंगे, पूजा करेंगे तो दान लेंगे, और पंडित जी अकेले दान लेंगे नहीं, कहेंगे भाई और भी लोगों को खिलाओ, कुछ और लोगों को जुटाओ। तो पंडित जी आएंगे, पूजा करेंगे, दान लेंगे और दूसरे लोगों का भोज करवाएंगे। तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? एक संस्कार किया, अब दूसरे संस्कार के लिए सामग्री जुटा रहे हैं। जब तक दूसरे संस्कार के लिए सामग्री जुटी वो फिर खर्च हो जाएगी, फिर ऐसे चलते रहेगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका सरप्लस है वो कहां खर्च हो जा रहा है? भोज करने में, है ना। लेकिन 6th सेंचुरी बीसी में जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें क्या करना चाह रहे हैं आप अपने सरप्लस का? आप बोल रहे थे मैं तो बेच दूंगी, तो अपने सरप्लस को आप क्या करना चाह रहे हैं? तो ब्राह्मण क्या कह रहा है? दान दो नहीं तो कीड़े पड़ेंगे, अगले जन्म में ये होगा, अगले जन्म में वो होगा। ये सब तुमको डर दिखा के कह रहा है कि हमको दान करो। और इसी बीच में कोई ऐसा आएगा जो कहेगा नहीं, वेदों में जो बातें कही गई हैं वो ठीक नहीं है, दान वान करने की जरूरत नहीं है, आपको जो मन में आए वो करो, और यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। क्या करो? मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। कौन आ गया? बुद्ध आ गए, महावीर, जैन आ गए, और तमाम लोग इस तरह के आ गए जिन्होंने वैदिक धर्म की आलोचना करी और बोला कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अब जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, फॉलोइंग का मामला है। जनता तो जानती हो क्या है, मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं, डॉट 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 होता है ना। तो मिडिल क्लास आदमी तो ऐसे ही होता है, उसको कोई ना कोई बनाता ही रहता है उसको। तो वो कह रहे थे दान मत दो, और फिर उन्होंने क्या किया? दान लेकर बड़े बड़े धर्मशालाएं खोली। जो कह रहा था कि ब्राह्मणों को दान मत दो, उसने क्या किया? आम्रवन बिहार, फला बिहार, इतना बिहार बनाया कि जगह का नाम बिहार हो गया, है ना। और वहां बौद्ध भिक्षुओं को रखकर उनका संघ चलाना और मौज से रहना शुरू कर दिया। यहाँ जितने भी इस दुनिया में क्रांतियां हुई हैं उन सभी ने केवल व्यवस्था बदला है। जिसको इसको हम लोग धार्मिक क्रांति कह रहे हैं ना, इसने कुछ नहीं किया, वैसे ही लूटा लोगों को। नया धर्म आके लूटेगा। अब पुराना वाला का टाइम पूरा हो गया, उसके पास, नए वाले के पास पर्याप्त बातें हो गई हैं पुराने वाले की बुराई करने के लिए। जैसे 1917 में रूस में क्रांति हुई, लोगों को लगा कि मौज आ जाएगी, आम आदमी को लगा अब तो मौज आ जाएगी। आम आदमी को क्या समझाया गया? कम्युनिस्ट सरकार बनेगी और सब बराबर हो जाएंगे। बोले ठीक है, मजा आ जाएगी। तुमने देखा पड़ोसी के पास 2 कार है, एक मेरी हो जाएगी, उसके पास 3 घर हैं, एक पर मैं कब्जा कर लूंगा, उसके बाद 20 बीघे जमीन है, मैं जाके कब्जा कर लूंगा। ये सोचकर लेनिन का साथ सभी ने दिया। और लेनिन के बाद, लेनिन मर गए, लेनिन के बाद वहां पर स्टालिन आया, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन दुनिया के बड़े हत्यारों में से एक है। मतलब उसकी क्रूरता को आप हिटलर से कम मत समझिएगा। कम से कम 10 लाख लोगों को मारा है उसने रूस में।
और ये कौन से लोग थे 10 लाख लोग? ये वो किसी भी व्यवस्था में 10 लाख अमीर नहीं थे, वो वही कॉमन मैन थे। रिवॉल्यूशन हुआ, अगले दिन ऑर्डर इश्यू हुआ कि जो मुर्गी आपकी थी अब सरकार की हो गई, जो जमीन आपकी थी वो सरकार की हो गई। अमीर लोग तो इधर उधर भाग गया, गरीब जिसकी जीविका चल रही थी उसी मुर्गी से, सबसे ज्यादा बुरा उसको लगा। जिसके खेत चले गए, सरकार ने एक बिल पास किया कि सभी के खेत अब सरकार के खेत हैं। तो पहले तो तुमको लगा था कि ये बात अमीरों के ही अगेंस्ट जाएगी, और गई किसके अगेंस्ट? फिर लोगों ने उस क्रांति का विरोध करना शुरू किया, फिर जोसेफ स्टालिन ने उनको मारना शुरू किया। कोई अगर चुपके से भी चला गया चर्च में तो मार दिया जाएगा। धर्म नहीं होता है, कार्ल मार्क्स कहता था ना, धर्म और ही ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं। तो असल में जो 10 लाख लोग मारे गए थे ये कौन थे? कॉमन लोग थे। अमीर कहाँ मारे जाएंगे? तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जितनी भी व्यवस्था बदलती है, जितना भी सो कॉल्ड रिवॉल्यूशंस होती हैं, उनका उद्देश्य केवल व्यवस्था बदल देना, शोषक बदल देना है। जैसे आपके यहाँ आजादी मिली, तथाकथित आजादी मिली, तो क्या मिली आजादी में? अंग्रेजों जैसा शासन क्या आप दे पाए? अंग्रेजों जैसा शासन अभी भी आप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अब तो ट्रांसपेरेंसी बना पाना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप विचारधारा से बंधे हैं, ये दूसरी विचारधारा के हैं। आप कहाँ ट्रांसपेरेंट हो पाएंगे? प्रशासन चलाने में कहाँ ट्रांसपेरेंसी हो पाएगी? अंग्रेजों के पास तो कम से कम ये था कि हर भारतीय एक ही विचारधारा का है, तो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता था। ये सही मायने में क्या आजादी है? क्या जिस लिए स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया था, क्या सही में हम उन आदर्शों को पा गए हैं? क्या लगता है? या बहुत पीछे हैं? और अब तो उन पर बात भी नहीं होती है, क्योंकि वो कांग्रेस के थे और सरकार भाजपा की है, तो अब तो बात भी नहीं होती उन आदर्शों पे। ये तो कम से कम ये होता था कि हाँ, हमें उससे अचीव करना है। मैं समझा ये रहा हूँ कि रिलीजियस रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। वो दूसरी तरह के कर्मकांड बताते थे, दूसरी तरह के कर्मकांड बताने लगे। भगवान बुद्ध का जीवन जहाँ तक था वहां तक कर्मकांड नहीं थे, लेकिन आगे बढ़ के धीरे धीरे करके फिर वही कर्मकांडीय व्यवस्था विकसित कर ली इन धर्मों ने भी। तो 6th सेंचुरी बीसी एक रिवॉल्यूशन आपको क्या दिखाई दिया? रिलीजन के क्षेत्र में जो पिछले 1000 साल से धर्म चल रहा था, मतलब 1500 बीसी से जो धर्म चल रहा था, 1000 साल में उसके अगेंस्ट चैलेंजेस खड़े हुए। और ये चैलेंजेस किस रूप में? बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब के रूप में हमारे सामने आए। 6th सेंचुरी बीसी को कुछ और कारणों से भी हम लोग रिवॉल्यूशनरी एरा कहते हैं। जैसे इस बात को समझें, ऋग्वैदिक पीरियड में एक शब्द मिलेगा आपको, जन। दरअसल ऐसे समझे, सबसे छोटी यूनिट कौन है सोसाइटी का? समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? कल हम लोगों ने बात करी थी ना कि समाज का जो पहला ढांचा था वो कबीले का था, और कबीले दो कारणों से कबीला कबीला रहता है। एक तो उसमें सेक्सुअल रिलेशंस पर कोई रोक नहीं होती है, और दूसरा कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। फिर हमने क्या किया? सेक्सुअल रिलेशंस को हमने रेगुलराइज किया, और सेक्सुअल रिलेशंस को रेगुलराइज करने के ऑर्डर में हमने क्या डेवलप किया? ब्लड रिलेशन। और जब हमने ब्लड रिलेशन डेवलप किया तो हमने क्या बना लिया? फैमिली बना ली। आजकल तो फैमिली फिर भी छोटी छोटी है, उस टाइम की फैमिली हजार हजार लोगों की होती थी, एक एक हजार लोग होता था फैमिली। और ये लोग बड़ा इक्वल ट्रीटमेंट में भरोसा करते थे। हमारा परिवार टूटा कैसे? पहले तो हमने ये मानना शुरू किया कि वंश चलाने का काम केवल बेटा करता है। क्या बात सही है? क्या मैं जो कह रहा हूं समझ पा रहे हो आप? जैसी धारणा है इंडियन सोसाइटी में ना कि वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बेटी भी बढ़ाती है, बस तुम मानते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम लैंगिक भेद करते हो, तुम जेंडर वाइज
हाँ, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, इस कारण से तुम मानते हो कि बेटी नहीं बढ़ाती वंश को। वरना बेटे के शरीर में जितना खून बाप का है उतना ही खून तो बाप का बेटी के शरीर में भी है ना। तो बेटी से बढ़ने वाले, अच्छा अगर आप कहते हैं कि नहीं बेटी के खून में कोई ब्लड मिक्स हो रहा है, तो तुम्हारे बेटे के खून में भी कोई ब्लड मिक्स हो रहा है, तभी संतति आगे बढ़ रही है। दोनों केस एक जैसे ही हैं, बस तुम्हारी मान्यता है कि तुम पुरुष प्रधान समाज में हो, जिसके कारण तुमको लगता है कि बेटा ही पढ़ाता है। ये वाला समाज ऐसा नहीं था, इक्वल ट्रीटमेंट देता था स्त्री और पुरुष को। इसीलिए माता की तरफ से और पिता की तरफ से दोनों एक परिवार समझे जाते थे, मतलब मामा नाना भी साथ में रहते थे। जैसे अभी अभी परिवार कैसा है, बाद का जब परिवार टूटा तो वो कैसा हुआ, मेल डोमिनेंसी वाला हुआ कि पिता की तरफ का परिवार एक हो गया और माता की तरफ का परिवार परिवार ना होके रिश्तेदार हो गया, नातेदार हो गया। जबकि अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारे पिता का जो परिवार है सेम तो माता का है। तुम बस अपने दिमाग से मेल डोमिनेंसी हटाओ, मेल डोमिनेंसी हटा के सोचो ना कि क्या अंतर है दोनों परिवारों में। तुम्हारे पिता जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारी माता जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, दोनों को देखने, चाचा को देखने का दृष्टिकोण और मामा को देखने का दृष्टिकोण तुम्हारा अलग है, अलग अलग है ना। ये अलग अलग जो है, इसके पीछे सिर्फ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, अदरवाइज कोई कारण नहीं है, एक सिंगल कारण नहीं है कि मामा जो है कम महत्व का है और चाचा ज्यादा महत्व का है। कोई रीजन नहीं, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। ये क्लास नहीं है आपकी, ऊपर चले जाइए, ऊपर। तो इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है इस बात में, है ना, अतार्किक है ये बात, बस मेल डोमिनेटिंग है। तो ये परिवार जो होते थे, जो एक एक हजार लोगों के होते थे, इनमें दोनों पक्ष शामिल होते थे, नाना का पक्ष भी शामिल होता था और पिता बाबा दादा का भी पक्ष शामिल होता था। बहुत बड़े बड़े फैमिलीज होते थे। तो इनसे फैमिली बनी, मतलब पर्सन्स से मिलकर फैमिली बनी। अब जब हजार हजार लोगों का परिवार होगा तो परिवार का जो हेड होगा उसके पास कुछ न कुछ पावर तो देनी होंगी। तो उसको हम लोग क्या कहते थे, कुल कहते थे परिवार को, और इसके हेड को हम क्या कहते थे, कुलप। तो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जो सबसे छोटी यूनिट डेवलप हुई वो क्या थी, कुल थी, परिवार थी। और इसके पास बहुत सारे अधिकार थे, इतने अधिकार थे कि अगर ये बोले कि तुम्हें अपना जीवन दे देना है तो आपको अपना जीवन दे देना होगा। च्यवन ऋषि जो थे, अश्विन कुमार के बेटे थे च्यवन ऋषि। तो अश्विन कुमार बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे से कहा कि आप अपना यौवन हमको दान दे दीजिए। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि यौवन ऐसा कोई चीज तो है नहीं कि मैं दान दे दूं आपको। मतलब उनको लगा कि मुझे और अभी सांसारिक भोग चाहिए, इसलिए तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें अपना यौवन हमें दान करना होगा। आप बोले आंख निकाल दो तो निकाल देना पड़ेगा। बाप चाहे तो मार भी सकता था, लेकिन आज के कानून में तुम इंडिविजुअल हो, तुम किसी के बेटे नहीं हो, तुम किसी की बेटी नहीं हो, किसी के भाई नहीं हो, किसी के बहन नहीं हो। कानून की निगाह में तुम भारत के एक नागरिक हो और एक व्यक्ति हो। तो उन्होंने कहा कि यौवन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हम निकालें, पैसा है निकालें और दे दें। तो वो चले गए जंगल और उन्होंने बहुत सारे औषधियों को तलाशा और उन औषधियों का एक प्रास बनाया, एक मिक्सचर बनाया, जिसको खाकर अश्विन कुमार फिर से युवा हुए। उसी को हम च्यवन प्रास कहते हैं। वो च्यवन ऋषि ने वो जो फॉर्मूला डेवलप किया था वही च्यवन प्रास है। च्यवन ऋषि के फॉर्मूले को लोग अपनी अपनी तरह से, च्यवन ऋषि कहते हैं कि वो च्यवन ऋषि का फॉर्मूला है, लेकिन अपनी अपनी तरह से यूज कर रहे हैं। कोई कह रहा है हमारा सोना चांदी मिला हुआ है च्यवनप्राश में, कोई कह रहा है कि इसमें आंवला ज्यादा मिला हुआ है, कोई कह रहा है इसमें ये मिला हुआ है। पर च्यवन ऋषि का जो फॉर्मूला था, इसीलिए उसको बहुत एनर्जी का वो माना जाता है ना, कि वो एनर्जाइज कर देता है बॉडी को। तो च्यवन ऋषि से वो च्यवनप्राश आया हुआ है, अभी तक चल। खैर, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कुलप के पास बहुत पावर होती थी। कुलप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, प्रशासनिक पद था, और कुलप के द्वारा लिए गए निर्णय को उनके ऊंचे के अधिकारी भी ऐसे ही मान लेते थे।
कुल से बड़ी इकाई क्या होती थी? जब कई परिवार मिलकर जहां रहते थे उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे गांव, है ना? उसको हम कहते थे ग्राम। और इसका जो ऑफिसर होता था उसका नाम होता था ग्रामणी, वो इसका ऑफिसर होता था। गांवों से बड़ी यूनिट क्या थी? उन एक कई गांव मिलकर क्या बन जाते थे? जन बन जाते थे। ये मॉडल डेवलप हो गया था प्री वैदिक एज तक, तमाम तरह के जन थे। फिर ये जन जब एक जगह रहने लगे, पहले तो ये नोमैडिक होते थे, इधर उधर घूमा टहला करते थे, लेकिन जब इन्होंने नियम बना लिया कि ये जन के लोग यहाँ रहेंगे, इस जन के लोग यहाँ रहेंगे, तो उसको हम क्या कहने लगे? जनपद। और फिर इन जनपदों को इंटीग्रेट करके इनसे बड़ी यूनिट बनने लगी, जिन्हें हमने क्या कहा? महाजनपद। और फिर इन महाजनपदों से युद्ध करके क्या बनने लगे? राज्य बनने लगे। और फिर इनको मिला लेने से क्या बन गए? साम्राज्य बन गए। यहां तक की बात समझ में आई? पहला साम्राज्य कब आएगा? अभी जिस समय का हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे 200-300 साल बाद अस्तित्व में आएगा पहला साम्राज्य। और ऐसा नहीं होगा कि केवल इंडिया में ही उस टाइम पे साम्राज्य बन रहा होगा। उस टाइम पे ईरान में साम्राज्य बन रहा होगा, यूनान में साम्राज्य बन रहा होगा, पूरी दुनिया में इसी तरह से बदलाव आ रहा था। तो जो 6th सेंचुरी बीसी है वो ट्रांजिशन है जनपद से महाजनपद में, और महाजनपदों से फिर राज्यों का निर्माण होने लगा। और ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि एक और चीज आई 1000 बीसी के आसपास, वो है यूज ऑफ आयरन। लगभग 1000 बीसी के आसपास हम आयरन का यूज करने लगे। आयरन के बारे में जानकारी मिल गई हमको, और आयरन का यूज करने लगे तो हम कहाँ करने लगे? खेती के उपकरण अच्छे करने लगे और युद्धास्त्र बनाने लगे। खेती के उपकरणों में लोहे के प्रयोग के कारण से जंगलों को साफ करना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना ज्यादा आसान हो गया रिस्पेक्टिवली। और लोहे के यूज से ज्यादा घातक हथियार बनाने संभव हुए। भाला, तीर, कमान, इस तरह की चीजें, तलवारें, इस तरह की चीजें ज्यादा मजबूत और ज्यादा इफेक्टिव बनने लगी। तो दो फायदा हुआ, खेती बढ़ेगी तो राजा का टैक्सेशन पावर बढ़ेगा, नहीं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो टैक्स मिलेगा ना राजा को, बोलो। और जब राजा को ज्यादा टैक्स मिलेगा तो राजा क्या करेगा? बड़ी सेना रखेगा, बड़े महलों में रहेगा, अच्छे अच्छे घोड़े खरीदेगा, और ऐसा करेगा तो क्या होगा? दूसरे राजा को जीतने में उसे आसानी होगी। तो महाजनपद टूटना शुरू होंगे। हमको पता चलता है कि 6th सेंचुरी बीसी में इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 16 महाजनपदाज, और फिर इनके बीच में आपस में संघर्ष होने लगा। और इस संघर्ष का रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 300 वर्षों में, मॉडर्न पीरियड तक आते आते, मगध एम्पायर बिकेम द एम्पायर ऑफ इंडिया, है ना? पूरे भारत को एक कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मगध कहाँ था? यहाँ पे था जहाँ हम लोग हैं, पाटलिपुत्रा कैपिटल थी उसकी। बात समझ में आई? तो 16 महाजनपदों का अस्तित्व आया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। धार्मिक क्रांति हुई, नगरीय क्रांति हुई, इकोनॉमिक सरप्लस का सिचुएशन हुआ, बहुत सारा इस तरह का बदलाव आया। तो 6th सेंचुरी बीसी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है इंडिया के प्राचीन इतिहास में। ये बात क्लियर हुआ? इन पे हम एक एक टॉपिक को बाद में अलग अलग से करेंगे।